आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन है कि कौन सा जोन चूज करें, तो ये वीडियो देख लेना। आपको यहां पर पक्का पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा जोन जो है वो बेस्ट है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर की मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा कि आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे पता चलेगा कि आपका B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। इसके अलावा आपको मैं कई इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो फॉर्म भरने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, जैसे कि जोन सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी नौकरी वहीं गुजारनी पड़ेगी। दोस्त, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आपको कई चीजें दिखाऊंगा। देखो, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, किस पोस्ट पे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड माना गया है। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, पर पहले मैंने सारे पहलुओं को ऐड नहीं किया था। इस बार मैं आपको सब कंडीशन ऐड करके बताऊंगा कि पहली कंडीशन वो होगी जिसमें आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, यानी आप बिल्कुल फिट हैं शरीर से। दूसरी वो है जिसमें अगर आपकी लेजिक सर्जरी हो रखी है, और तीसरी वो है जिसमें आपकी आंखें कमजोर हैं। क्यों दोस्त? यहां पर बहुत सारी पोस्ट होंगी। सपोज यहां पर 4 पोस्ट हैं, एक में A1 मेडिकल मांगा है, एक में A2 मांगा है, एक में B1 मांगा है, और एक में C2 मांगा है। और सपोज आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर हैं और आप B1 मेडिकल लायक हैं, और आप जिस जोन से भर रहे होंगे, अगर वहां पर A1 A2 की ज्यादा सीट है तो वहां तो आप पास कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो A1 A2 वाली सीट्स हैं उसमें तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मेडिकल में। तो आप सिर्फ उन्हीं पोस्टों को भरोगे प्रेफरेंस में जिसमें B1 और C2 मांगा गया है। इसी से आपका जोन सिलेक्शन के साथ साथ पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सपोज आप कोई पोस्ट चाह रहे हो लेनी, पर सपोज उसमें अच्छा मेडिकल मांगा हुआ तो आप तो भर नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, किरण पब्लिकेशन ने अपनी एक नई बुक लॉन्च की है जिसमें आपको A to Z सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर आपको एक ही बुक में सारे टॉपिक्स, यहां पर जनरल रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, आपकी GA हो गई, करंट अफेयर हो गई, इसके अलावा 25 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ग्रुप डी के। जो भी क्वेश्चन होंगे वो TCS पैटर्न पर होंगे। इसमें जब आप बुक लेंगे तो यहां पर आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करोगे, मोबाइल में स्कैन करोगे तो 100 से भी ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और हर क्वेश्चन, हर टॉपिक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बुक हिंदी में भी है, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में भी है। सस्ते में है, सारी चीज़ें कवर होंगी, यानी एक अकेली ऑल इन वन बुक कह सकते हो कि इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, और GA भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं। यानी कि आपको अलग अलग बुक नहीं खरीदना चाह रहे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मैथ की अलग खरीदेंगे, रीजनिंग की अलग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से स्टडी करनी होती है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं मेरा पहले सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, या फिर इसको रिवीजन के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर पहले से सिलेबस कर रखा है तो आप इस बुक से रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक रहती हैं जिनमें एक ही बुक में सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो कवर होते हैं, क्योंकि इससे ना आपकी जो समय होता है वो बचता है, यानी कि आप जल्दी से अपना सिलेबस को कवर करते हैं। तो बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्त मिल जाएंगे। अब यहां पर आ जाते हैं हम अपने वापस से टॉपिक पर। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि होना क्या है। ये प्रीवियस क्या, प्रीवियस के भी प्रीवियस, यानी 2019 की नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि चंडीगढ़ की लगभग 71 नंबर गई थी जनरल की, बाकी OBC की, SC ST की, आप EWS की देख सकते हैं। रांची की 70 गई थी, कोलकाता 69, गोरखपुर 69, अजमेर 68, भुवनेश्वर 66, इलाहाबाद 66, बेंगलोर 66, पटना 66 नंबर। 100 में से बता रहा हूं दोस्त, देखते रहिएगा। भोपाल 65, मुंबई 64, अहमदाबाद 62, चेन्नई 60, गुवाहाटी 60, बिलासपुर 60, सिकंदराबाद 57। एक तरह से 60 नंबर मान लें और ऊपर के 70 नंबर मान लें, यानी 2 मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स में 10 नंबर का अंतर था दोस्त। अब एक बात समझ लीजिए, पहले जरूरी नहीं कि ये चीज़ें सेम रिपीट हों, जरूरी नहीं है। करोड़ों फॉर्म भरते हैं दोस्त, करोड़ों करोड़ों। ग्रुप डी के ध्यान रखना, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जोन जरूरी नहीं है कि इलाहाबाद की पिछली बार 66 गई तो इस बार भी इलाहाबाद की यही रैंकिंग रहे, हो सकता है ये ऊपर आ जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से सिर्फ ये आइडिया लीजिए कि आपका टारगेट कितना होना है। 70 के आसपास पिछली बार सबसे हाईएस्ट कट ऑफ पर सिलेक्शन हो रहा था, तो मिनिमम आपको इस बार का टारगेट 75 प्लस लेके चलना है। 75 प्लस लेके कब चलोगे, जब आप 85 का टारगेट बनाओगे। बिल्कुल, क्योंकि कितना भी टारगेट लेकर चल लो, आपके कुछ सवाल गलत हो जाते हैं। अब सोचो आप 75 का टारगेट लेके चले, 75 क्वेश्चन करके आ गए, ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पर आपके 7-8 सवाल गलत हो गए। वो तो हो नहीं है, हलवा पेपर में भी सबके गलत होते ही हैं 2-4। इसीलिए टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 85। तो जब 85 का टारगेट लेके चलोगे तो 75 प्लस आएंगे। पिछली बार की कट ऑफ देख ली दोस्त। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, यहां पर सारी पोस्ट लिखी हुई हैं
जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई है असिस्टेंट एसएनटी, जिसमें C1 B1 और C1 कैटेगरी का मेडिकल मांगा गया है। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप पे काम करेंगे तो C1 या प्रोडक्शन यूनिट में, पर अगर आप सिग्नल में काम करेंगे यानी बाहर जाएंगे तो फिर B1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कलर ब्लाइंड भी नहीं लिया जाएगा। असिस्टेंट वर्कशॉप जो कि एक अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर भी C1। ठीक। असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की थोड़ी सी टफ जॉब है, यहाँ पर B1। असिस्टेंट CNW अच्छी जॉब है, B1। असिस्टेंट लोकोशेड डीजल B1। असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल B1। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल B1 C1। ठीक है, यानी अभी तक B1 के ऊपर की कोई मेडिकल नहीं निकला अभी तक। ठीक। यहाँ पर असिस्टेंट TL&AC C1 बहुत अच्छी जॉब है। असिस्टेंट TL&AC B1 C1 बहुत अच्छी जॉब है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ठीक, A3 कैटेगरी का मेडिकल मांगा है, और जबकि थोड़ी सी टफ जॉब भी है क्योंकि इसमें 20-21 दिन आपको बाहर रहना पड़ता है। असिस्टेंट TRD B1, ठीक है, इसमें आप बिजली के जो मशीन सी होती है उसके ऊपर चढ़कर तार सही कर रहे होते हैं। पॉइंट्समैन यहाँ पर A2, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर B1, यानी कि अभी तक सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ आई है, मेडिकल स्टैंडर्ड आया वो A2 आया है दोस्त। ठीक। यहाँ पर अगर आपको पोस्टों की नहीं पता ना कि किस पोस्ट का क्या काम होता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आराम से आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट पर क्या काम आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि A2 कैटेगरी का मेडिकल सबसे हाई है अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए रेलवे ने क्या बता रखा है। रेलवे ने बता रखा है कि A2 कैटेगरी का मतलब है कि बिना चश्मे की आपकी आंखें 6/9 और 6/9 तक हों। ठीक है, अब आप कहोगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो भाई पास के सरकारी हॉस्पिटल में जाना, सस्ते का बता रहा हूँ, वैसे जा तो आप प्राइवेट में भी सकते हो, किसी भी आंख के हॉस्पिटल में जा सकते हो। 10, 20, 50, 100 रुपए की जो भी वो पर्ची काटे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल क्यों बोला? क्योंकि वहाँ तो 1 रुपए की पर्ची कटती है। चलो आप सरकारी को छोड़ो, आपके पास वाले हॉस्पिटल में जाना या फिर किसी आई हॉस्पिटल में जाना और उन्हें बताना कि मेरी आंख चेक करके बताओ कि मेरी आंख 6/6 है या 6/9 है या 6/12 है, या मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हूँ। इस तरह से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस समय जो खुला हुआ है, और आप जब इसका स्क्रीनशॉट लेकर जाएंगे और ये आगे के मेडिकल स्टैंडर्ड, तब वो आपको यहाँ पर टेस्ट करके बता देंगे कि भाई आपकी आंखें तो बहुत कमज़ोर हैं, आप तो B1 में आ रहे हैं, या फिर आप C1 में आ रहे हैं, या फिर आप B2 में आ रहे हैं, या फिर आप 8-3 में आ रहे हैं, या 8-2 में आ रहे हैं, या फिर A1 में आ रहे हैं। जिनका चश्मा नहीं है वो तो A1 में ही होंगे। बहुत हल्का नंबर का चश्मा है वो A2 या A3 में हो सकते हैं। A3 में कौन होंगे? जिनकी जो लेंस की पावर है वो 2 डायोप्टर तक की है, वो आएंगे दोस्त A3 में। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बता रखी है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लेजिक सर्जरी कर रखी है, वो B1, B2, C1, C2 के मेडिकल के लिए एलिजिबल रहेंगे, परंतु A2 और A3 मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिन्होंने लेजिक सर्जरी करा रखी है वो अपने आप को आंखें सही होते हुए भी B1, B2, C1, C2 कैटेगरी का माने। ठीक। और यहाँ पर इन्होंने वैसे और भी कंडीशन दे रखी हैं, पर वो बाद की बात है क्योंकि लेजिक सर्जरी वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जोन चूज कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्त पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो जोन चूज करिए जहाँ पर आपका घर पड़ता है। ठीक है दोस्त, जहाँ पर आपका घर पड़ता है हमेशा ही होम जोन चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेना, 2 नंबर ज़्यादा ले आना अगर वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, पर आप ज़िंदगी भर परेशान नहीं होंगे, मज़ा आएगा नौकरी करते हुए, भले ही सैलरी कम हो या काम ज़्यादा हो। ठीक है, होम जोन की बात अलग होती है, घर के पास पोस्टिंग रहेगी, बहुत सारी समस्याएं खत्म, ऑटोमेटिक खत्म। तो पहली प्रेफरेंस होम जोन। ठीक। अब समस्या यहाँ पर तब आएगी जब आप ये कहोगे कि मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हैं, यानी कि मेरे जो मेडिकल है बहुत आंखें कमज़ोर हैं, और इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो सारी पोस्ट हैं, सपोज़ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 निकला, बहुत कमज़ोर आंखें हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप इतने सारी पोस्ट में से काफ़ी सारी पोस्ट तो भर ही नहीं पाओगे, और जो आपका होम जोन है वहाँ पर जो C1, C2 मेडिकल वाली पोस्ट हैं वो बहुत कम है। तब आप कहोगे जब यहाँ पर पोस्ट ही इतनी कम है तो मेरे को यहाँ पर भरने का क्या फ़ायदा। ऐसे केस में होम जोन से लगी हुई जोन जो आपके घर के आसपास हो, होम जोन से लगी हुई जोन यानी कि पास वाली जोन में देखिए किसमें आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट ज़्यादा है, उसमें से आप फिर भर दीजिए। लेजिक सर्जरी जिसने करा रखी है वो अपने आप को A2 और A3 ना माने, भले ही आपकी आंखें सही हैं, आप अपने आप को B1 से या B1 से नीचे वाला माने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जोन कैसे चूज़ करनी है कि मेरे घर की कौन सी जोन है। ठीक,
ये पोस्ट निकली हुई हैं भूल जाइए। आपका घर अगर दिल्ली पड़ता है तो दिल्ली भरिए, आपका घर अगर गोरखपुर साइड पड़ता है तो गोरखपुर भरिए, आपका अगर भुवनेश्वर साइड पड़ता है तो भुवनेश्वर भरिए। भूल जाइए कितनी पोस्ट निकली हैं भाई। 2-4 नंबरों का अंतर आएगा, देखना ज़्यादा नहीं आएगा, इस बार हर जगह लगभग बराबर आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जोन कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। मैंने ये जो रेलवे, ये मैं जो मैप दिखा रहा हूँ ये इंडियन रेलवे का मैप है, जोन वाइज मैप है। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा कि आपका घर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्त। और हाँ, आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है कि सपोज आपका घर इस पिंक एरिया में आ रहा है तो इस पिंक एरिया का नंबर है 5। तो आपको नंबर याद रख लेना है कि आपका नंबर 5 आया है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इस मैप को नीचे की तरफ ले जाता हूँ। आप बस ये देखते जाइएगा कि आपका घर किस कलर में आ रहा है। क्या इस 9 नंबर वाले में आ रहा है, राजस्थान साइड वाले में? क्या ये 7 नंबर में आ रहा है, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, बहराइच, गोरखपुर, सिवान और इस साइड वाले में? या फिर इस पिंक में आ रहा है, अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, पानीपत और क्या है लखनऊ, फैजाबाद, प्रयागराज? क्या इसमें आ रहा है? क्या आपका येलो वाले में आ रहा है? ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, कानपुर, फतेहगंज, बांदा, बनारस। ठीक है, देखते जाइए, बस बस देखते जाइए कि आपका घर आ कहाँ रहा है। ठीक, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप ध्यान से देख पाएँ। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो फिर आपका क्या हो गया, 8 नंबर हो गया। ठीक है, अगर आपका बंगाल साइड आ रहा है तो आप 2 नंबर भी देख सकते हैं। ठीक, अगर आपका इसके पास आ रहा है, या फिर आप ये 12 नंबर भी देख सकते हैं। जहाँ पर आपका घर पड़ रहा है सिर्फ वो देखिए, हाजीपुर देख सकते हैं 3 नंबर। ठीक, भुवनेश्वर 4 नंबर देख सकते हैं, बिलासपुर 13 नंबर देख सकते हैं, इसके आसपास बहुत सारे एरिया हैं। इस तरह से आप देखते जाइए कि आपका जो घर है वो कौन से कलर में है और वो कलर में क्या नंबर आ रहा है। अब अगर जो आपने नंबर चूज़ किया वो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा नंबर बैठा। आपका जो नंबर बैठा आपको वही रेलवे भरनी है। आपका 5 नंबर बैठा तो आपका नॉर्दर्न रेलवे हो गया। आपका 6 नंबर बैठा था तो आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो गया। वीडियो को चाहे रिवर्स कर सकते हैं, थोड़ा सा बैक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पर आप मैप में अपना घर देखिए, देखिए आपका घर कौन से कलर में आ रहा है और उस कलर का क्या नंबर है और उस नंबर पे कौन सी रेलवे आ रही है, वो आपकी रेलवे है। अब सपोज़ आपका घर यहाँ पड़ता है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, साफ से लगे। अब सपोज़ आपका घर यहाँ पड़ता है, बनारस। देखिए बनारस के पास ये ग्रीन वाला हिस्सा भी है, बनारस के पास ये पिंक वाला हिस्सा भी है, बनारस के पास ये येलो वाला हिस्सा भी है और बनारस के पास ये 3 नंबर वाला थोड़ा डार्क येलो वाला हिस्सा भी है। यानी कि जो बनारस के पास वाले हैं वो चाहें तो इन चारों जोन में से कोई सी भी भर दें, उनकी पोस्टिंग पिंक में यहाँ तक हो सकती है भाई, है ना? पिंक में भी तो यहाँ तक हो सकती है, ग्रीन में भी हो सकती है, यहाँ पर इस येलो में भी हो सकती है और इस येलो में भी हो सकती है। यानी कि उनके घर के पास पोस्टिंग किसी भी जोन में हो सकती है। ठीक है, पर आपका अगर घर सपोज गोरखपुर है तब आप कोशिश करें गोरखपुर से ही भरें। तब आप क्यों भरेंगे ये येलो वाले से, क्योंकि येलो तो तब गोरखपुर से बहुत दूर पड़ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप मैप में अपना घर देखिए। अब सपोज़ यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कई जोन में आपके पास देखने को मिलेगा कि पास पास का एरिया है। जैसे मथुरा दिख रहा है आपको, मथुरा में येलो भर देंगे तब भी उसके पास पोस्टिंग हो सकती है, ग्रीन में भी पोस्टिंग हो सकती है और इस ऑरेंज में भी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपका मथुरा है तो आप इन तीनों ग्रीन, येलो और इस ऑरेंज में से जोन देखिए। अब आप देखिए कि इन तीनों में से जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो अब आप भर दीजिए उसको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमें मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी पोस्टिंग रहे सिलेक्शन के बाद वो घर के पास रहे। दूसरा, अगर हमारे घर वाले डिवीज़न में ज़्यादा पोस्ट है फिर तो हमारी बल्ले बल्ले हैं, परंतु अगर हमारे घर के पास वाली जोन में बहुत कम पोस्ट हैं और हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तब भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं भरते हुए इस अपनी जोन के लगी हुई जोन भरेंगे, यानी जो भी इसके मैप में बिल्कुल पास आ रही हो, जिससे कि अगर हमारी पोस्टिंग हो तो हमारी 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर तक हो जाए, जिससे आप अपना घर पर भी आना जाना रख सकें। वरना बहुत दूर पोस्टिंग हो जाती है दोस्त, ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। तो कितनी भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हो, ध्यान रखना आपका घर जहाँ पड़ता है या तो वहाँ से भरिए। आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में देखते हुए सीटें देखिए कि आपका जो घर वाली है वहाँ पर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की सीट्स हैं या नहीं हैं। नहीं हैं तब आप उसके अड़ोस पड़ोस वाली जोन चूज़ करिए, हैं तो फिर वही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि किस पोस्ट का क्या काम होता है, कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं असिस्टेंट एसएनटी। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अपनी वही वाली पीडीएफ खोल लेता हूँ जो मैंने पहले आपको समझाया था। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए अपनी पुरानी पीडीएफ खोल ली है जिसमें मैंने आपको सारी जॉब्स की प्रोफाइल समझाई थी, परंतु अगर कोई छूट गया हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं अब आपको दोबारा समझा देता हूँ। नंबर 1 से शुरू करेंगे, इस बार सबसे अच्छी पोस्ट से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली पोस्ट आ रही है पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था कितना था, पॉइंट्समैन के लिए A2 था शायद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट्समैन के लिए, कहाँ गया पॉइंट्समैन, सबसे नीचे था। सबसे पहले पॉइंट्समैन के लिए देख लीजिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, A2 था। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्समैन में ही सबसे अच्छा मांगा गया था, उसके अलावा ट्रैक मशीन में, बाकी सब में तो C वाली या B वाले मेडिकल चल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है दोस्त, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ITI है, डिप्लोमा है, तो आप आगे चलकर इंटरनल एग्ज़ाम्स के थ्रू आप लोको पायलट बन सकते हैं। अगर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन किसके लायक होती है, स्टेशन मास्टर के लायक होती है, ट्रेन मैनेजर के लायक होती है। हैं? तो आप ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं। डिप्लोमा है, बीटेक है, या तो लोको पायलट के अलावा आप जेई में भी जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट्समैन के प्रमोशन के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जो देखा गया है, जैसे हम भी लोको पायलट हैं तो हर स्टेशन पर हमें पॉइंट्समैन मिलते मिलते हैं, तो जो देखा गया है ज़्यादातर पॉइंट्समैन प्रमोशन ले ही जाते हैं कहीं ना कहीं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं ज़्यादातर। इनका कारण होता है, ये एक स्टेशन पर काम करते हैं। अब सपोज़ वहाँ पर 12 घंटे की शिफ्ट है, छोटे स्टेशन पर 12 घंटे की शिफ्ट होती है और बड़े स्टेशन पर 8 घंटे की शिफ्ट होती है दोस्त। बड़े स्टेशन पर काम ज़्यादा होते हैं, पर 8 घंटे जब घर के करके वो आ जाता है तो उसके पास 2-3 घंटे डेली के होते हैं कि चाहे तो वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, चाहे तो मतलब अपना वो फिक्स रूटीन बना सकता है, क्योंकि शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। वहीं जो छोटे स्टेशन होते हैं जहाँ पर 12 घंटे की जॉब होती है, ऐसा थोड़ी है कि 12 घंटे में आपको काम करना है। बीच में ट्रेन जाएंगे, उनको झंडी दिखा देनी है, इसके अलावा बीच में कोई काम नहीं पड़ेगा दोस्त। हाँ, वहाँ पर अगर कोई ट्रेन रुक रही है, हो सकता है कोई कागज़ लेकर आपको जाना पड़े और लोको पायलट को देना पड़े या फिर ट्रेन मैनेजर को देना पड़े। ठीक है, या फिर अगर वहाँ पर गाड़ी को काटना जोड़ना है तो आपका थोड़ा काम हो सकता है, अदरवाइज़ कोई काम नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के लिए, तो इस 12 घंटे में आपको अलग से घर पर समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खाली अपनी कॉपी किताब पेन लेके आइए, इस 12 घंटे के बीच में आपको खूब समय मिलेगा और आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। साथ ही साथ आपके साथ वहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठे होंगे। अब देखिए, जो पहले के स्टेशन मास्टर हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जो आपको इस तरह का गाइड कर पाएँ, परंतु जो अभी नए स्टेशन मास्टर बने हैं, वो सीधी सी बात है, वो जल्दी का ही रिसेंट एनटीपीसी एग्ज़ाम निकाल के गए होंगे। वो आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड करेंगे, कई सारे सब्जेक्ट में गाइड करेंगे, कई सारे चैनल्स बताएंगे, कई सारी बुक्स बताएंगे। हो सकता है वो अपना स्टडी मटेरियल भी आपको दे दें और इस तरह से आपकी अच्छी पढ़ाई चलती जाएगी। तो इस जॉब का नेचर ऐसा है कि इसको गर्ल्स भी कर लेती हैं। ठीक है, क्योंकि आप गर्ल्स की भी मतलब सही काम है, बाहर भागा दौड़ी वाला काम नहीं है, स्टेशन पे ही रहेंगे तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी थोड़ी सही रहती है, प्रमोशन अच्छे हैं। ठीक है, और मेन मैंने आपको काम बता ही दिए, ट्रेन को आते जाती झंडी दिखा देना, छोटे मोटे स्टेशन मास्टर के अंडर में आप काम करते हैं। तो पॉइंट्स मैन एक अच्छी जॉब है इस बेस काम में। अगला है असिस्टेंट एसएनटी। असिस्टेंट एसएनटी एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आप सिग्नल और कम्युनिकेशन सिस्टम को डील कर रहे होंगे दोस्त। ठीक है, सिग्नल और कम्युनिकेशन सिस्टम को। ठीक, कम्युनिकेशन सिस्टम में आप चाहे स्टेशंस हों या फिर आपके ऑफिसेज हों, यहाँ पर जो भी संचार की व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली डे वर्क होता है। ठीक, दिन में ही काम होता है, परंतु सिग्नल्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में फेलियर आते जाते हैं। किसी के जानने वाले किसी टेलीकॉम कंपनी में हो, सपोज़ रिलायंस में हो, वोडाफोन में हो, एयरटेल में हो। अब एयरटेल के ये बताइए, रात को सिग्नल भाग गए तो क्या एयरटेल के जो इंजीनियर्स होंगे वो क्या सोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, उनका हज़ारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर जो अपने रेलवे है वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी उसके चक्कर में, तो भाई उनको सोने नहीं दिया जाएगा। तो फेलियर के केस में आपको रात में भी जाना पड़ सकता है, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेलवे में सारी सब जो भी जॉब्स हैं 365 दिन चलती रहती हैं। सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। ठीक है, और पढ़ने में अच्छे हैं तो आगे चलकर आप जेई डिपार्टमेंट में बहुत ईजीली निकल सकते हैं। ठीक, अगली है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। सपोज़ मालगाड़ी है एक बड़ी सी और वो हम लेकर जा रहे हैं। ठीक,
इस मालगाड़ी के डब्बे में कोई समस्या आ गई ये इंजन लगा हुआ है, ठीक है। इस मालगाड़ी के डब्बे में या किसी भी जगहों पे कुछ समस्या आ गई, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर आए और उन्होंने समझ ये पहिया जो है वो जाम हो गया, सपोज ऐसा मानिए, ब्रेक चिपक गया, पहिया घूम नहीं रहा, कोई समस्या आ गई। उन्होंने कोशिश करी, हथौड़े वगैरह बजाए, कई चीज़ें देखी, नट बोल्ट खोले, नहीं हुआ उनसे। ऐसे केस में हम कैरियर एंड वैगन को मांगेंगे कि भाई साहब ये इनके डिपार्टमेंट का ही वो काम होता है कि अगर ये आसपास बैठे हों, ठीक है, तो वो आएंगे और वो इसको सही कर देंगे। इसके अलावा जो इनका मेन काम होता है, ठीक है, वो इनकी एक सब ब्रांच समझ लीजिए। इनका जो मेन काम होता है, जो भी सवारी गाड़ियों के डिब्बे होते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं, मेनली सवारी गाड़ी के, उनका जो रख रखाव होता है या फिर मेंटेनेंस होता है। जब कोई ट्रेन जाती है, हज़ारों किलोमीटर फिर आती है, तो जैसे आपकी गाड़ी की सर्विस होती है ऐसी उनकी भी सर्विस होती है, ठीक है। तो वो जाती है इनके वर्कशॉप में और ये वहाँ पर काम करते हैं। मेनली जो इनकी जो पोस्टिंग होती है वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टेशनों पर ही होती है, तो वहाँ पर आपका वर्क प्रोफाइल मतलब रहन सहन भी थोड़ा सही हो जाता है। इसलिए भी कह रहा था कि गर्ल्स के लिए भी ये जॉब अच्छी है और आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, ठीक है, रात को भी ड्यूटी होगी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, वरना दिन की ही ड्यूटी रहेंगे। ये जो भी पोस्ट शुरू में बता रहा हूँ अच्छी पोस्ट ही बता रहा हूँ। इसके बाद एक जॉब है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। रेलवे की बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपको काम करना है। आपको कोई भी काम अलॉट कर दिया जाएगा। सपोज आप वेल्डर हैं, सपोज आपको क्या करना है, वेल्डिंग का काम करना है। आपको बता दिया कि ये जो 4 डब्बे आए हैं आज सर्विस के लिए, इसमें 4 आप 10 लोग हैं। आपको कह दिया वेल्डिंग करनी है, दूसरे को कह दिया इसके फैन सही करने हैं, तीसरे को कह दिया इसमें ग्रीस लगाना है। सबके काम बटे हुए हैं भाई। वेल्डिंग करने वाला जब हर बार वेल्डिंग करेगा तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। अब आपका काम सपोज हो गया 4 घंटे में ख़त्म, ठीक है, 6 घंटे में ख़त्म, तो ख़त्म है आपका काम, क्योंकि आपका काम वेल्डिंग लगाना है, आपका काम फैन सही करना नहीं है। तो आपका वेल्डिंग का काम तो ख़त्म हो गया, आपको दूसरा काम नहीं करना। पंखा सही करने वाले का काम पंखा सही करना है, वो 2 घंटे में करे चाहे 4 घंटे में, चाहे 8 घंटे में, ठीक है। इस तरह से वर्कशॉप में सबके काम बटे होते हैं। इसीलिए थोड़ी सी अच्छी जॉब है, क्योंकि आप अपना काम ख़त्म कीजिए, दूसरे से मतलब नहीं है। ये भी गर्ल्स कर सकती हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं, ठीक है। शेड्यूल की जॉब कह सकते हो एक तरह से कि भाई आपको 8 घंटे काम करना है, ख़त्म बात है। हर हफ्ते में एक रेस्ट होता है सभी जॉब्स में, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट टीएल एंड एसी। टीएल का मतलब है ट्रेन लाइटिंग, यानी ट्रेन के अंदर लाइटिंग का काम करना। और एसी जहाँ भी होंगे उनकी ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब आपको ट्रेनों में नहीं घूमना है, आपको सिर्फ अपनी वर्कशॉप, जहाँ पर अभी जो फोटो दिखाया था ये भी वर्कशॉप ही थी, ठीक है। इस तरह से वर्कशॉप होती हैं। वर्कशॉप में काम करना है। ट्रेन जो आएंगी उनकी लाइट को ध्यान रखना है कि भाई उसमें जो बत्तियां हैं वो सब जल रही हैं कि नहीं जल रही, ये सब। ट्रेन के एसियों का ध्यान रखना है, इनकी सर्विस करना है। इसके अलावा ऑफिस हों रेलवे के, इसके अलावा रेलवे के जो भी परिसर हैं वहाँ पर अगर कोई एसी में समस्या आती है तो आपको बुलाया जा सकता है। तो ये इनका काम है और सही काम है, कोई बुरा नहीं है, इनका काम बढ़िया है, सही है, ठीक है। ये अब अगले वाले आ रहे हैं दोस्त, ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। अब ये कैसे अलग है दोस्त, वो थी वर्कशॉप वाली जॉब और ये है ट्रेन वाली जॉब। ट्रेन के अंदर भी तो होते हैं। जब आप कहते हो गर्मी में, अरे भैया हमारे को तो गर्मी लग रही है, एसी थोड़ा ठंडा कर दो, अरे भैया हमें तो ठंड लगने लगी यार, एसी थोड़ा स्लो कर दो, तो वो यही लोग होते हैं, ठीक है। ट्रेन लाइटिंग और एसी का देखते हैं कि कोई रास्ते में समस्या ना आ जाए पैसेंजर्स को, क्योंकि कोई रेलवे का आदमी तो होना चाहिए जो उसको अप डाउन कर सके, जो ख़राब हो जाए तो उसको सही कर सके, कोई स्विच विच ऑन करना हो, तो ये सब करते हैं। अब जो भी जॉब चाहे वो ये हो, चाहे वो नीचे CNW की हो, जो भी जॉब में आपको आना या जाना पड़ता है, यानी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम पर आपको एक अलाउंस मिलता है जिसको हम शॉर्ट में टीए बोलते हैं। ये टीए लगभग 400-500 रुपये बैठता है पर डे का, और इस टीए को जुड़ते ही आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस वजह से अगर ज़्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए तो टीएल एंड एसी उनमें एक अच्छी जॉब है। वर्कशॉप वाली नहीं, जिसमें आप ट्रेन में घूमेंगे, ट्रेन हज़ारों किलोमीटर चलेगी तो आपको उसका भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जॉब सही हो जाती है सैलरी वाइज। अगला आ रहा है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। जो भी इलेक्ट्रिकल के काम होंगे, रेलवे कॉलोनी हो या फिर ऑफिस हो या फिर कोई बिल्डिंग हो या फिर स्टेशन हो, वहाँ पर जो बिजली के कार्य होंगे, पावर सप्लाई नहीं आ रही है ना, रेलवे कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही, ये सब देखते हैं। वहाँ पर बाकायदा SSC जेई, वो तो हर डिपार्टमेंट में होंगे, सबसे ऊपर SSC होंगे, फिर उनके अंडर में जेई होंगे, ठीक है।
कई सारे, उनके अंडर में बहुत सारी टीम होंगी जिसमें टेक्नीशियंस, ग्रुप डी के कर्मचारी, बहुत सारे लोग होंगे। ठीक, इस तरह से काम होते हैं। तो ये भी अच्छी जॉब है। किस तरह से? क्योंकि ये मोस्टली डे जॉब है। रात में तभी आप जाते हैं जब फेलियर आता है। आपने अपनी गलियों में भी देखा होगा, गली मोहल्ले में भी जो आपके लाइनमैन वगैरह होंगे वो दिन में ही काम करते हैं। रात में सिर्फ तभी उनको बुलाया जाता है जब कोई फॉल्ट आ जाए, फेलियर हो जाए, और उसमें भी आप उनके लगे रहते हैं, अरे भैया कर दो, अरे भैया कर दो। सही जॉब है, बस खंबे उम्बे पर चढ़ना पड़ेगा। अगली जो अच्छी जॉब है, ये भी अच्छी जॉब है। क्यों? क्योंकि ये शेड की जॉब है दोस्त। शेड हो या वर्कशॉप हो, जहाँ भी नाम आ जाए समझ लेना अच्छी जॉब है। क्यों? क्योंकि मोस्टली दिन दिन की जॉब होती हैं, रात में शायद ही कभी काम होता हो। ठीक है, त्योहारों पर छुट्टी होती है, वीकेंड ऑफ हो, वीकेंड नहीं मतलब वीक में एक छुट्टी होती है। ठीक है, और त्योहारों की छुट्टी होती है। और जहाँ पर मतलब आपको सिर्फ शांति से, सपोज 8 से 16, 8 बजे से 4 बजे तक आपकी ड्यूटी है, तो जाओ अपना ड्यूटी करो और आ जाओ। सिर्फ इतना सा ही काम होता है शेड वाली जॉब्स का। इसलिए आपको अगर आगे की तैयारी करनी हो, यानी प्रिपरेशन करनी हो, आपको थोड़ी आराम वाली जॉब चाहिए, आप अगर गर्ल्स हो थोड़ी सेफ्टी वाली जॉब चाहिए, तो शेड और ये वर्कशॉप वाली जॉब्स को आप थोड़ा सा ऊपर रखिएगा प्रेफरेंस में। जो इलेक्ट्रिक शेड वाले होंगे वो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक इंजन जब आएंगे तो उनका मेंटेनेंस करेंगे। आपका काम बटा हुआ होगा, आप अपना काम करेंगे दिया हुआ, वो 4 घंटे में खत्म हो, 6 घंटे में खत्म हो, 8 घंटे में, वो आपकी स्पीड के ऊपर बात है। ठीक, इसमें आगे इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं जिनके थ्रू आप लोको पायलट भी बन सकते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक का हो गया। इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो एक डीजल का भी शेड आएगा। डीजल के शेड में बस ये थोड़ा सा कपड़े वगैरह गंदे ज़्यादा हो जाते हैं, और आजकल डीजल इंजन की कमी हो रही है, मतलब संख्या को कम किया जा रहा है, तो इन लोगों को भी इलेक्ट्रिक में ही ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। अदरवाइज दोनों जॉब बिल्कुल सेम टू सेम सही है, मतलब सेम है, सॉरी सही कह रहा हूँ, सेम है। अगला आ रहा है हमारा एक डिपार्टमेंट, असिस्टेंट टीआरडी का, ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। देखिए सच बताऊं तो ये उतना बुरा डिपार्टमेंट नहीं है, सही है। इसमें क्या करना होता है आपको, ये आपकी यही कोच होता है। ठीक है, ये आपका है समझिए। आप इसमें बैठ के जाएंगे, चढ़ेंगे, जहाँ पर भी ये बिजली के तारों में, जो ट्रेन के ऊपर वाले तार हैं उसमें कोई समस्या होगी, आप उनको सही करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, नए तार डालने हो नए तार डालेंगे, ये आपका काम है। देखिए अब जो भी ऊंचाई वाली, हाइट वाली जॉब्स आ जाती हैं वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती हैं। कैसे भाई? रोज काम कर रहे हो 10 साल 20 साल, हो सकता है किसी दिन आपका पैर फिसल जाए और आप गिर जाओ, किसी दिन आपके चिकने जूते हों, ग्रीस लग जाए, बैलेंस बिगड़ जाए। जहाँ पर भी आप थोड़ी सी, अब आपको ज़मीन वाली जॉब है तो आप कहाँ से गिरोगे? गिरोगे तो बस यहीं गिर लोगे। परंतु जो हाइट वाली जॉब है, जैसे कि टीआरडी की हो गई, जैसे कि अभी पीछे बिजली के खंभे पर चढ़ने वाली जॉब थी, जैसे कि आपकी ब्रिज वाली जॉब आएगी, इन सब में बस यही रिस्क रहता है कि अगर आप गिरेंगे तो आप चोट ज़्यादा खाएंगे, इसलिए थोड़ी सी रिस्की जॉब होती है। ठीक, अब इसमें समस्या क्या आती है? बस समस्या ये आती है कि जहाँ भी आपका हेडक्वार्टर है वहाँ से आसपास 20 30 40 50 किलोमीटर की रेंज में जहाँ भी खराबी होगी वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, आप जाएंगे, सही करेंगे और वापस आएंगे। इस बीच में खाने पीने सारी फैसिलिटी का जुगाड़ आप खुद करेंगे। ज़्यादातर सुबह जाते हैं और शाम तक आ जाते हैं, रात में बहुत ही कम काम होता है, ना के बराबर दिन में ही होता है जो काम होता है। तो रात की जिनमें जॉब नहीं है वो थोड़ी सी अच्छी हैं, क्योंकि रात की जॉब में काफ़ी समस्या आती हैं। अगली आ रही है हमारे सामने दोस्त, असिस्टेंट पीवे। पीवे एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इसमें क्या होता है, जो जैसे पटरी है और उसमें कहीं पे क्रैक आ गया, टूट गई, चटक गई और अब वो सेफ़ नहीं है, तो आपको बुलाया जाएगा और आप अपनी वेल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें, मशीन वगैरह लेकर आएंगे और आप उसकी वेल्डिंग करेंगे और उसकी मरम्मत करेंगे और उसको सही करेंगे, रिपेयर करेंगे। ये आपका काम है असिस्टेंट पीवे का। आपके साथ सब होंगे, जेई एसएससी सब होंगे। असिस्टेंट ब्रिज, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये भी थोड़ी सी रिस्की जॉब है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, सपोज आप लाइन बिछा रहे हैं, गलती हो गई, पैर कहीं अटक गया, डिसबैलेंस हो गए, गिरोगे तो चोट लगेगी ना, इस वजह से थोड़ी सी रिस्की जॉब हो जाती है। इनका काम होता है ब्रिज बनाना, नए ब्रिज बनाना या फिर उनका मेंटेनेंस करना। वहाँ पर भी सभी होंगे, एसएससी जेई सब होते हैं हर जगह। थोड़ी सी रिस्की है, टफ है। क्यों? अब यार धूप पड़ रही है, जुलाई की गर्मी पड़ रही है, पर आपको तो काम करना है, तो इस तरह से थोड़ी सी रिस्की हो जाती है और टफ हो जाती है, क्योंकि भारी भारी सामान उठाकर रखने हैं। किरण पब्लिकेशन की मैं बता चुका हूँ, ये तो सिंपल बुक्स हैं। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तब आप मैथ, रीजनिंग, साइंस ये की ये बुक्स लें। शुरू से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी करनी है तब डीप में। ठीक है, 25 नंबर की यहाँ पर मैथ आएगी, 30 की रीजनिंग आएगी, 25 की जी आएगी और 20 की साइंस आएगी। किसी भी सब्जेक्ट को अभी स्किप नहीं करना। और अगर आपको, मैंने शुरू में ही बुक्स बताई थी कि अगर आपको ऑल इन वन वाली बुक चाहिए जिसमें एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट हों, तब आप इस बुक को ले सकते हैं। ये एक ऐसी बुक निकाली है किरण पब्लिकेशन ने जो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो सस्ती है, अच्छी है,
एक ही बुक में लो सारे सब्जेक्ट, मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी, जीए भी, जल्दी जल्दी उनकी थ्योरी पढ़ो, फिर उनके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, फिर मॉक टेस्ट दो, और आपका बहुत स्पीड से सिलेबस कवर हो जाएगा। और कई बार ये जरूरी होता है, क्योंकि एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया, अब आप जब रिवाइज करोगे तब आप अपना लेवल को अप कर रहे होगे, और आपके दिमाग में टेंशन भी नहीं होगी कि भाई मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ। डिस्क्रिप्शन में इस बुक के लिंक हैं दोस्त, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पर अगली पोस्ट जो आ रही है दोस्त हमारे सामने, वो आ रही है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब है और कुछ लोगों के लिए बहुत बेकार जॉब है। कैसे, मैं समझाता हूँ। सपोज आप अकेले हो घर पे, यानी अकेले लड़के हो, आपके घर पे आपकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, और आप ही को उन्हें देखना पड़ता है। ये जॉब ऐसी है, ये ट्रैक मशीन है, इसमें आपको जाना पड़ता है, इसमें एसएससी जेई सब रहते हैं, और इसके पीछे एक डब्बा रहता है जिसमें आपका रहने खाने सोने का इंतजाम होता है। अब आप इसको लेकर, सपोज आपका हेडक्वार्टर दिल्ली है और काम चलना है कहाँ पर, अम्बाला में सपोज, ठीक है। आप ये मशीन लेकर अम्बाला जाएंगे, 2-3 दिन में मान लो अम्बाला पहुँचे, एक दिन में अम्बाला पहुँचे, इस गाड़ी को चला चला कर आप ही को चलानी होती है, आपका मतलब है एसएससी जेई चलाएंगे। अम्बाला पहुँचे, वहाँ पर आप रुके। अब बताया वहाँ पर कि एक, भाई अम्बाला तो मेन स्टेशन है, पर उसके आसपास तो बहुत सारे छोटे मोटे स्टेशन होंगे ना। तो अम्बाला जो मेन स्टेशन है, हो सकता है वहाँ पर काम हो सकता है उसके आसपास के किसी छोटे मोटे स्टेशन पर। तो आपकी मशीन को वहाँ छोटे मोटे स्टेशन पर भेज दिया गया। अब वहाँ पर सपोज 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन काम चला, तो आप अपनी मशीन के साथ वहीं रहेंगे। शाम को आपका काम रहेगा, भाई सीधी सी बात है, एसएससी तो जाएगा नहीं, सब्जी लाएगा नहीं, सब्जी बनाएगा नहीं, है ना। आप वहाँ पर एज अ हेल्पर हो। तो ज़्यादातर जो ग्रुप डी वाले होते हैं उनका काम होता है मेंटेन करने का। तो शाम को वैसे सब मिलके ही काम करते हैं, सब मिलके काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको वहाँ पर आस साथ में ही रहना है और वहाँ पर सरवाइव करना है। यानी आप सब लोग जाएंगे, शाम को सब्जी लाएंगे, ठीक है, खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे अपने अपने, इसके बाद आप अगले दिन फिर चले। तो सारी चीज़ें ए टू जेड आपको खुद ही करनी होती हैं। अब आप यहाँ पर इस तरह से 20-21 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद आप वापस आएंगे अपने हेडक्वार्टर, और फिर आपको 7-8 दिन का रेस्ट दिया जाएगा। तो जो लोग घर पे, जिनकी फैमिली है, जिम्मेदारी है, अब इस बीच में आपके घर पर बहुत सारे काम हो सकते हैं, सिलेंडर ख़त्म हो गए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके घर पर कि वो आप ही को करना है। तो ऐसे में आप इतने लंबे समय बाहर रहोगे तो आपको थोड़ी सी घर पे परेशानी हो सकती है, ठीक है। पर अगर आप इस परेशानी को झेल लें कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, या फिर घर पे कई लोग हैं संभाल लेंगे, बड़ी फैमिली है संभल जाएगा, भाई आप सपोज आप 2-3 भाई हो, सबकी मैं शादी हो रखी है, यानी कि आपको अपने बीवी बच्चे की इतनी चिंता नहीं कि हाँ भाई घर पे देखने वाले आपके माँ बाप हैं और पूरी फैमिली है, तो याद नहीं, आपको सिर्फ कमाना है, तब आपके लिए बहुत बढ़िया जॉब है। उस समय के हिसाब से आपको खुश रहना आना चाहिए हर जॉब में। क्यों बढ़िया बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लगभग 500 रुपये पर डे का टीए मिलेगा, तो आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी ऊंची पहुंच जाएगी, लगभग 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। और जिन जॉब्स में टीए नहीं है ग्रुप डी की, अभी उनकी 32-33 हज़ार है ना। ये 8वां वेतन लगने के बाद शायद 10-10 हज़ार के आसपास का अंतर आ जाए सबकी सैलरी में, ठीक। ऐसा नहीं है कि डबल या डबल से ऊपर पहुंच जाएगी। तो बता दी मैंने दोनों कंडीशन की, कुछ लोगों के लिए पोस्ट बहुत अच्छी रहेगी और कुछ लोगों के लिए बहुत बेकार सी लगेगी कि यार कहाँ फंस गए, 20-21 दिन, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। खुश होने वाला आदमी चाहिए, जहाँ जाओ मौज लो। अगली पोस्ट आ रही है दोस्त, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की। वाकई में हार्ड जॉब होती है, ऑरेंज आर्मी इनको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी ड्रेस आप ऑरेंज देखेंगे और अच्छी खासी संख्या में है। ट्रैक पर पैदल पैदल घूमते रहते हैं, या फिर तो ग्रुप में या फिर अकेले अकेले। हाथ में हथौड़े रहते हैं। ठंड का समय है तो मोटी मोटी जैकेटें, जूते, पैंट रहेंगी, और कोहरे में बड़ा रिस्की जॉब हो जाती है, ट्रेन पता नहीं चलता है, कई बार इनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में यार पैदल सोचो कई किलोमीटर चलना लगातार वजन उठाकर, कई लीटर, 6-6 लीटर तो इनकी कमर पे पानी की बोतलें ही हो जाती हैं बैग के अंदर। टफ जॉब है, बहुत हार्ड जॉब है, इसको आप लास्ट में ही रखना, यही कहना चाहूँगा। तो दोस्त ये मैंने आपको सारी प्रेफरेंस बता दी हैं दोबारा से, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगा होगा। आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर्म भरने में जल्दी मत कीजिए, मैंने पहले ही बताया। आप अपने किसी आसपास के हॉस्पिटल में जाइए अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तब। पर अगर आपको चश्मा वगैरह नहीं लगा तो कोई समस्या नहीं है, तब आप अपने हिसाब से भरिए जो पोस्ट। अब आपको सपोज मेडिकल स्टैंडर्ड में C2 निकला आपका, तो आप ये B1 वाली पोस्ट को ऊपर थोड़ी रखोगे, फिर तो इसको नीचे रखोगे ना। तो यही समझाना चाह रहा था। पहले आप अपने, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, चश्मा वगैरह लगाते हैं, तो देखिए कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, आपका घर जो है वो किस जोन में आ रहा है, फिर उस जोन से फॉर्म भरिए और अपनी आंखों के मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी ये चीज़ें भरिए, प्रेफरेंस।